गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्य जनसंख्या समूह, जिसमें हमने बात की थी, टॉपिक चल रहा था अपना जनसंख्या महासमूह। इसमें हमने 5 प्रकारों की बात की थी, 4 प्रकारों की बात की थी। एशिया जनसमूह के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था? यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह की हमने बात की थी कि यूरोपीय जो जनसमूह है उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, और उसके बारे में डिटेल से बात की थी। और उसके बारे में कल एक चीज़ रह गई थी अपनी, वो पहले आज बताती हूँ, फिर तीसरा स्टार्ट करते हैं। यूरोप के जो देश हैं, मैंने आपको प्रथम, द्वितीय और 2 नाम बताए थे कि देशों में कौन कौन से देश हैं जिनमें यूरोप महाद्वीप के ऐसे कौन से देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। फर्स्ट कौन सा बताया था? रूस। फर्स्ट कौन सा था? रूस। और देखो बीच में बताया था रूस के बाद कौन सा था? जर्मनी। रूस के बाद कौन सा था? सेकंड नंबर पे जर्मनी। रूस की अगर जनसंख्या की बात करें तो हम 14.28 करोड़ 2011 के अनुसार, 14.28 करोड़ 2011 के अनुसार, और जर्मनी की बात करें तो 8.22 करोड़, 8.22 करोड़। तीसरी जो बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है, और चौथे नंबर पर फ्रांस है। ग्रेट ब्रिटेन की है 6.27, और इसी के आसपास किसकी है? फ्रांस की है। तो यूरोप के ये देश हैं जिनमें क्या है, जनसंख्या के अनुसार इस अकॉर्डिंग क्या पाया जाता है? जनसंख्या का क्रम पाया जाता है कि यूरोप महाद्वीप का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा है? यूरोप है। यूरोप के बाद कौन सा है? यूरोप के बाद जर्मनी है, जहाँ जो सर्वाधिक जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। और यूरोप की जो टोटल जनसंख्या बताई थी 74 करोड़ है, और जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में क्या करता है? निवास करता है। आज हम किसकी बात करेंगे? अमेरिकी जनसमूह की। आज हम पहले किसकी बात करेंगे? अमेरिकी जनसमूह की। तीसरा समूह है, टोटल हमारे पास 4 समूह हैं। तीसरा है आपके पास अमेरिकन जनसमूह। देखिए क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जनसंख्या घनत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो नए क्षेत्रों की खोज की गई, और अंध महासागर को पार करके यूरोपवासी कहाँ पहुँच गए? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल हैं। तो अमेरिकी जनसमूह का जो मुख्य विस्तार पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में। और हम कह सकते हैं कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग शामिल है। आपने महान झीलों वाला जो क्षेत्र सुना है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह तीसरा विश्व का सबसे बड़ा है, और जिसमें मुख्य रूप से कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है का उत्तरी पूर्वी भाग है, और जो कनाडा है, कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र इसमें शामिल है। हम कह सकते हैं कि महान झीलों के जो पूर्वी भाग हैं वो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। महान झील 5 झीलें हैं जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि महान झीलों का क्षेत्र कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर लगता है, और वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। 5 झीलें हैं जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है: सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन और ईरी और ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये इन जो झील हैं इनमें आंतरिक जल परिवहन भी किया जाता है। तो यह जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, और विश्व का सबसे नवीन और विकसित समूह कौन सा है? अमेरिकन जन समूह। सबसे नवीन भी है और सबसे विकसित जो जनसमूह है कौन सा है? अमेरिकन जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ था। सबसे नवीन और विकसित, कह सकते हैं कि सबसे बाद में विकसित हुआ,
सबसे नवीन है, सबसे नया है और सबसे बाद में विकसित हुआ। और दूसरा ये कि जिसका विकास किससे हुआ, यूरोपीय जो जनसंख्या है उसके प्रवास के उपरांत हुआ। यूरोप की जो जनसंख्या थी वो कहाँ पलायन कर गई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पलायन कर गई, उत्तरी अमेरिका में पलायन कर गई, प्रवास कर गई, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस जनसमूह की जो जनसंख्या है 80% जो जनसंख्या है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 से 45 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पाई जाती है। देखिए 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, इधर आ जाएगा 180 देशांतर, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। वेस्ट में इधर जैसे ही चलेंगे 180 आएगा, लेकिन 100 मान लीजिए यहाँ आता है 100 डिग्री। इस 100 डिग्री देशांतर पर अक्षांश की बात करें तो 30 से 45 डिग्री जो अक्षांश है उस अक्षांश के मध्य क्या पाई जाती है, यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इस भाग में पाई जाती है। इसके कह सकते हैं 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है उसके पूर्व में पाई जाती है, तो ये पश्चिमी है तो इसके पूर्वी इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यही है कि इस जनसमूह की जो 80% जनसंख्या है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर के मध्य पाई जाती है। देखिए 0 डिग्री देशांतर की बात करें हम, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर इधर है। इन्होंने कहा कि 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है ये हमने 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर बना दी, 180 इधर है, 100 बना दी, 0 और 180 के बीच में आएगा 100, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में, तो पूर्व इधर है, के पूर्व में 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह जो जनसमूह है कह सकते हैं कि इन अक्षांशों के मध्य यह सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। यह इन अक्षांशों के मध्य यह निवास करती है, जिसमें महान झीलों का क्षेत्र, यह सभी क्षेत्र आ जाते हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रदेश के जो में बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है, इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। मुख्य रूप से जितनी भी कृषि पेटियां हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। कृषि पेटियां क्या होती हैं, खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, वहाँ खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। और दूसरी इन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में भी यूरोप की ही तरह औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, यूरोप वाली ही औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है, क्योंकि उद्योगों का विकास अधिक है, खेती की जाती है, बहुत कम लोगों के द्वारा की जाती है, खेतों का आकार बड़ा होता है, नवीन तकनीक के माध्यम से खेती की जाती है। आपने मक्का पेटी सुना होगा, गेहूं पेटी सुना होगा, वो सारे कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती हैं। और यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक भी पाया जाता है। दूसरा कारण ये है कि अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, जिसको वह अन्य देशों को निर्यात कर देता है। दूसरी बात आती है, कृषि उत्पादन भी यहाँ क्या होता है, अधिकांश आवश्यकता से अधिक होता है। और कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को यूरोपीय देशों को भी करता है, भारत, पाकिस्तान, जापान तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों को भी क्या कर देता है, यह निर्यात कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि कृषि बड़े बड़े फार्मों पे की जाती है और जिसको फार्मों पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से की जाती है, और आधुनिक यंत्रों की सहायता से की जाती है जिसमें मानव श्रम कम तथा मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। मानव श्रम कम लगता है, लेकिन बड़े बड़े खेत हैं इसलिए वहाँ पर मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, इसलिए वहाँ पर जो अन्न का उत्पादन होता है वहाँ की आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन पाया जाता है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या की बात करें तो 90% जो जनसंख्या है वह कहाँ से गई है, यूरोप से गई है। अमेरिका की 90% जो जनसंख्या है वह कहाँ से गई है, वह यूरोप से गई है। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, हंगरी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से लोग क्या किया, लोगों ने प्रवास किया और वो कहाँ पहुँच गए, उत्तरी अमेरिका पहुँच गए। तो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है उसकी जो 80% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या है, वो कहाँ से गई है, यूरोप से गई है। कहाँ से प्रवास करके गई है, यूरोप से प्रवास करके गई है। जो 90% हैं वो यूरोप से गए हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ये जितने भी देश हैं, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तो यहाँ से 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में भारी मात्रा में लोग कहाँ पलायन कर गए, उत्तरी अमेरिका में पलायन कर गए, जिसके कारण अधिकांश जो लोग हैं महाद्वीप के इसमें उत्तरी पूर्वी भागों में बस गए। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी क्या माना जाता है, खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। और यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ यूरोप में विकसित तकनीक और खनिज संसाधनों
तकनीकी ज्ञान को भी क्या कर लिया इन्होंने, स्थानांतरित कर लिया। अब जो व्यक्ति तकनीक के बारे में जानता है, यूरोप में उस तकनीक का उपयोग कर रहा है, तो क्या अमेरिका जाएगा वह उस तकनीक का उपयोग करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका उस वजह से भी विकसित है। कारण क्या है? क्योंकि यूरोप में उस समय तकनीक थी, औद्योगिक क्रांति का विकास हो चुका था, और औद्योगिक क्रांति के विकास होने से यूरोप की जो तकनीक थी वो कहाँ पहुँच गई? उत्तरी अमेरिका में पहुँच गई। तकनीक का प्रभाव वहाँ पर तीव्र औद्योगिक विकास के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे ही यहाँ से वहाँ तकनीक गई, वहाँ पर उद्योगों का तीव्र गति से विकास होना प्रारंभ हो गया। यही कारण है कि वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वह किस प्रकार की पाई जाती है? नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। कह सकते हैं कि हम औद्योगिक सभ्यता वहाँ पर पाई जाती है। 20वीं शताब्दी की अगर हम प्रारंभिक दशक की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक पेटी विकसित हुई, जिसमें लोह इस्पात उद्योग, मशीनरी, इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग, कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के उद्योग थे उन सभी उद्योगों की यहाँ पर स्थापना हुई, और ये सभी उद्योग उच्च स्तर पर विकसित होने वाले मुख्य उद्योग हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हो गया तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके जीवन जो स्तर है उसमें भी क्या आएगा? परिवर्तन पाया जाएगा। इसकी अगर बात करें, यूरोप की जो अधिकांश जनसंख्या है द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न है। क्यों? क्योंकि जैसे ही औद्योगिक सभ्यता विकसित होगी, आप सभी जानते हैं उद्योग द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में शामिल है, तो जिसके कारण यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है वह उच्च पाई जाती है, जिसके कारण इन लोगों का जो जीवन स्तर है वह भी उच्च पाया जाता है। एक कारण और बताती हूँ कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करता है और सर्वाधिक खपत भी वही करता है। अगर हम बिजली की बात करें, उसका कारण ये है कि जो प्रति व्यक्ति जो जीवन का उच्च स्तर का जो पैमाना माना जाता है उसमें ये चीज़ आती है कि विद्युत का उत्पादन कितना होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत कितनी होती है। तो अमेरिका में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन भी होता है और प्रति व्यक्ति खपत भी वहाँ विश्व की सर्वाधिक पाई जाती है। तो यही कारण है कि औद्योगिक विकास है। अब यूरोप के जब लोग कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका गए। उत्तरी अमेरिका गए तो पूर्वी क्षेत्र में वो रहे, तो वहाँ से अपनी तकनीक लेके गए, जिसके कारण अमेरिका में क्या हुआ? तीव्र औद्योगिक विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया, जीवन स्तर में परिवर्तन आया, जीवन स्तर उच्च हुआ, जिसके कारण वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से जीवन स्तर किस प्रकार का बना हुआ है? उच्च जीवन स्तर बना हुआ है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जो जनसंख्या है नगरीय है। अब देखिए, जो देश कृषि प्रधान देश है उसका कारण क्या होता है? वहाँ प्राथमिक व्यवसाय अधिक पाए जाते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में औद्योगिक या जिन देशों में औद्योगिक सभ्यता या नगरीय सभ्यता पाई जाती है, विकसित सभ्यता पाई जाती है, तकनीकी कौशल पाया जाता है, उन क्षेत्रों में, उन देशों में द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय अधिक पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं, और द्वितीय और तृतीय प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो नगरों में किए जाते हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, तो वहाँ नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है और ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है। 75% लोग हैं जो कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। भारत इसके जस्ट विपरीत है। हमारे 71% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। ओनली 29% लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें, 75% जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? नगरों में निवास करते हैं। कारण क्या है? जो क्षेत्र जितना अधिक विकसित होगा, नगरीयकरण उतना ही तीव्र गति से होगा, औद्योगिकरण उतना ही तीव्र गति से होगा। तो हम अमेरिकन जनसमूह के बारे में कह सकते हैं कि यह यूरोपीय जो जनसमूह है उससे भी अधिक विकसित और संपन्न है। कि अमेरिकन जो जनसमूह है वह यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक विकसित और संपन्न है। उत्तरी अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। क्यों नियंत्रित है? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? कम है। अमेरिकन जनसमूह जो है उसमें जन्म और दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाए जाते हैं? निम्न पाए जाते हैं। और दूसरा इन्होंने कारण बताया, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है, क्या कौन सी अवस्था थी? चौथी अवस्था थी। तो जनसंख्या कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाते हैं? न्यूनतम होते हैं, तो अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि साथ ही दूसरे देशों से जो बाहर से आने वाले जितने भी प्रवासी थे उन पर इन्होंने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आपको किसी भी देश के लिए आसानी से वीज़ा मिल सकता है, लेकिन आपको अमेरिका के लिए उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वालों पर उन्होंने क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिया। आपने मूवी वगैरह देखते हो तो ग्रीन कार्ड ये वो, तो उसका कारण वही है कि बाहर से जो आएगा उस पर प्रतिबंध है, वो अधिक समय तक वहाँ नहीं रह सकता है।
एक वो ग्रीन कार्ड है, उसकी मदद से वो वहाँ रह सकता है। तो यही कारण है कि बाहर से आने वाले जो विदेशी प्रवासी हैं उन पर प्रतिबंध लगाने से यहाँ पर अधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अमेरिकी जो जनसमूह है वहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वो पहले कम थी, लेकिन जैसे ही यूरोप जनसमूह में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, जनसंख्या घनत्व अधिक हुआ, तो जीवन स्तर गिरने लगा। तो नए क्षेत्रों की खोज की गई और जो 90% जनसंख्या थी वो प्रवास करके कहाँ पहुँच गई, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पे पहुँच गई। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे अपने साथ क्या लेके गए थे, तकनीक लेके गए, और जिसके कारण उस तकनीक का उपयोग उन्होंने वहाँ भी किया, जिसके कारण वहाँ पर तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। और एक समय ऐसा आया कि यूरोपीय जो जनसमूह है उससे अधिक विकसित जो जनसमूह था वो कौन सा बन गया, अमेरिकन जनसमूह बन गया। दूसरी बात करें, 75% जो जनसंख्या है वह नगरों में निवास करती है अमेरिकी जनसमूह की, इसलिए जितनी भी अधिकांश जनसंख्या है हम कह सकते हैं कि वह द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है। तृतीय और द्वितीय प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है तो क्या है, नगरों का तीव्र गति से विकास होगा, औद्योगिक विकास अधिक होगा, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का क्या होगा, निर्माण होगा विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण होगा। तो जनसंख्या जो समूह है उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन आएगा। ये था हमारा तीसरे नंबर का अमेरिकन जन समूह। चौथे की बात करेंगे, अफ्रीकन जन समूह। लास्ट है अपना अफ्रीकन जन समूह। हम सभी जानते हैं, देखिए एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, जो देशों में दो श्रेणियाँ होती हैं, एक विकसित होते हैं, एक विकासशील होते हैं। विकसित जो अपना विकास कर चुके हैं, विकासशील जो अभी विकास कर रहे हैं। तो जो विकसित देश होते हैं उनमें नगरीय सभ्यता पाई जाती है और जो विकासशील देश होते हैं उनमें ग्रामीण सभ्यता पाई जाती है। कह सकते हैं कि विकास के अभी अपने विकास के चरण से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर जो जनसंख्या जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, द्वितीय अवस्था पाई जाती है और जिसमें जनसंख्या विस्फोटक वाली स्थिति भी पाई जाती है। तो जो अमेरिकन जनसमूह उसकी भी अधिकांश जो देश हैं वो द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं और वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी बनी हुई है। बात करते हैं अफ्रीका जनसमूह की। अफ्रीका जनसमूह की अगर हम बात करें, कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 105.1 करोड़। अफ्रीकन जनसमूह की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 105.1 करोड़। बात आती है लेकिन 70% भाग जनसंख्या का 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन पराय क्षेत्र में निवास करते हैं। कि यहाँ की जो 70% जनसंख्या है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका की अगर हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल हैं मोस्टली कहाँ शामिल हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। कह सकते हैं कि 70% तो ऐसा विषम क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या न के समान पाई जाती है। यह हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या पाई जाती है, जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। अफ्रीका जनसमूह में 3 ऐसे समूह हैं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है। प्रथम है नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी घाटी, देखिए आपने सभ्यता सुनी होगी, मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता। मुख्य देश कौन सा है इसमें, मिस्र है। देखिए जिन जिन क्षेत्रों से ये नील नदी बहती है उन सभी क्षेत्रों में क्या है, जो नदी है उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यही कारण है कि जो अफ्रीका है उसकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो इन्हीं नदी घाटियों के किनारे पाई जाती है। कारण पता चल गया आपको, कारण क्या है, जलोढ़ मृदा है, जल उपलब्ध है, खेती की जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक जो जनसंख्या बसाव है वो भी नील नदी घाटी क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ पर नील जैसे ही नील नदी का नाम आता है, देश का नाम कौन सा आएगा, मिस्र। मिस्र की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 8.25 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं।
इस मिस्र में 8.25 करोड़ लोग क्या है निवास करते हैं। सूडान की जनसंख्या की बात करें 3.19 करोड़ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इसी नदी घाटी में निवास करता है, क्योंकि नील नदी की अगर हम बात करें सिर्फ एक देश में नहीं बहती है, यह अनेक देशों से बहती है। नेक्स्ट बात करें, दूसरा जो क्षेत्र है जाम्बिया और नाइजर नदी है। दो नदियां हैं, जामीबिया और दूसरी कौन सी है, नाइजीरिया। जामीबिया और नाइजर। दूसरा जो क्षेत्र है जामीबिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य का भाग है, जहां पर क्या है के मध्य गिनी तट स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा हुआ क्षेत्र है। आप देखना कई बार आपका ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गिनी तट। क्या बोलते हैं, गिनी तट। समुद्र तटीय क्षेत्र है। दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है वो यहाँ पाया जाता है। और प्रथम की अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र में इस अकॉर्डिंग नील नदी बहती है, तो प्रथम जो केंद्र है वो यहाँ पाया जाता है नील नदी घाटी वाला क्षेत्र। द्वितीय है जामीबिया नाइजर जो गिनी तट के समीप पाया जाता है। कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है गिनी तट। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डॉक्टर विंड्स चलती हैं, सिराको चलती है, ये चलती है, वो चलती है। उसका कारण क्या है, अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है। जैसे ही गर्म पवन आती है, गर्म पवन आने से यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। गिनी तट है यहाँ। तो दूसरा जो मुख्य है जामीबिया और नाइजर जो नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, उनके मध्य स्थित है। अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा हुआ क्षेत्र है। यह है अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कौन सा है, नाइजीरिया है, इथोपिया है, गणतंत्र कांगो, गिनी, घाना, ये सारे देश सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों में पाई जाती है। तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग शामिल है। तीसरा जो क्षेत्र है आपने सुना होगा दक्षिणी अफ्रीका, सोने की खान, जोहान्सबर्ग। तो तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है। यह क्षेत्र उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक विस्तृत है और यही कारण है कि यहाँ पर सघन जनसंख्या बसाव केंद्र पाए जाते हैं। कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे जोहान्सबर्ग में सोना पाया जाता है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और जिसके कारण भी वहाँ पर जनसंख्या है वो जनसंख्या समूह पाया जाता है। नेटाल और केप प्रांत हैं जिन क्षेत्रों में सघन बसाव पाया जाता है। जो तीसरा क्षेत्र था हमारा उसमें एक नेटाल है, एक केप प्रांत है। दो क्षेत्र हैं, दक्षिणी अफ्रीका का नीचे वाला भाग है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रांत हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है। अफ्रीका की बात करी, मोस्टली भाग में क्या है, मरुस्थलीय है। 70% भाग मरुस्थल है। लेकिन अगर हम बात करें 30% की, तो 70% भाग जो मरुस्थल है किस प्रकार का है, निर्जन है या अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सघन वन पाए जाते हैं जो मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। जितना भी बसाव पाया जाता है अफ्रीका का वो मोस्टली 30% भूभाग पर पाया जाता है। कारण क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहाँ है, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में। कालाहारी का मरुस्थल नामीबिया, बोलिविया में। ठीक है, तो जितने भी मरुस्थल हैं, मरुस्थलीय प्रदेश अधिक होने के कारण तो जो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं सघन वर्षा वाले क्षेत्र, कांगो बेसिन जहाँ से गुजरती है वो वाले क्षेत्र, क्योंकि टीसी एक मक्खी है उसका प्रकोप अत्यधिक पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, जिसके कारण वह मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। हम कह सकते हैं कि मात्र अफ्रीका का 30% भूभाग ही ऐसा है जो मानव के निवास के अनुकूल है, यहाँ जिस पर मानव निवास कर सकता है। इसमें भी 3 केंद्र बताए जहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव पाया जाता है। फर्स्ट है कौन सा बताया था, नील नदी घाटी। दूसरा हमने कौन सी बात की थी, नील नदी घाटी। आप सभी जानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता की बात करी थी आपने, नील नदी घाटी, जो नील नदी बहती थी मिस्र नदी के किनारे, मिस्र नदी में बहती है, मिस्र देश में बहती है, जिसके कारण वहाँ पर अब नदी बहती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन से जनसंख्या का एक बड़ा बसाव वहाँ पर पाया जाता है। दूसरी बात करें हम मिस्र की, आपको जनसंख्या बताई थी 8.25 करोड़ है मिस्र की जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या का कारण क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा है जिस पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, जिसके कारण भी इस क्षेत्र का विकास अच्छे से हुआ है। दूसरा आपको बताया था जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। गिनी तट वाला जो क्षेत्र है सर्वाधिक बसा हुआ क्षेत्र है,
गणतंत्र कांगो है, कांगो बेसिन, गिनी, घाना, और इसमें इथोपिया और नाइजीरिया जो देश हैं वो इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है। सागर तट है पास में, इसकी वजह से भी क्या पाई जाती है, यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। तीसरी बात की थी हमने दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग, जहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका आप सभी जानते हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खानों के लिए। जोहान्सबर्ग है, वहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण क्या है, विभिन्न बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आता है, जिसके कारण भी वहाँ पर सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है। एक बात और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई होगी कि मरुस्थलीय जैसे देश हैं, मरुस्थलीय जैसा प्रदेश होता है, वहाँ पर भी अगर किसी खनिज संसाधन की प्राप्ति होती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य ऐसे क्षेत्र में निवास करना प्रारंभ कर देता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया का दिया था, सोने की खानें हैं कुलगार्डी और काल गुर्डी। तो वहाँ पर सोने की खान होने से, सोने का उत्पादन होने से क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या का बसाव बढ़ जाता है और धीरे धीरे नगरों का विकास हो जाता है। तो यही कारण है कि जो अफ्रीका है उसके जो सघन जनसंख्या केंद्र हैं वो भी इसी प्रकार से विकसित हुए क्षेत्र हैं। अब जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, सोने के कारण, और हम कह सकते हैं कि यहाँ जलवायु अनुकूल है, जिसके कारण भी क्या है, यहाँ पर जनसंख्या बसाव पाया जाता है। ये था हमारा टॉपिक मुख्य जनसंख्या महासमूह। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, बिल्कुल ईजी है, देख लेना आप। और दो चीज़ें मोटी मोटी बात याद रखा करो, जो विकसित और एक विकासशील, दो प्रकार के देश पाए जाते हैं। जो विकसित देश हैं वो अपना विकास कर चुके हैं, जो विकासशील हैं उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पाई जाती है, विकास की अभी चरण से गुजर रहे हैं। और जो विकासशील हैं वहाँ प्राथमिक व्यवसायों में जो जनसंख्या होती है वह अधिक संलग्न पाई जाती है। कह सकते हैं कि 50 से 70% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है, जबकि द्वितीय और तृतीय जो प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनका अभाव पाया जाता है। जबकि जो विकसित देश होते हैं उनमें प्राथमिक व्यवसायों का अभाव पाया जाता है, द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय अधिक विकसित पाए जाते हैं। वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या होती है नगरों में निवास करती है। और दूसरा कारण क्या है, औद्योगिक विकास होने से, तीव्र गति से होने से, नगरों का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या गाँव में कम पाई जाती है और शहरों में अधिक पाई जाती थी। ये थी हमारी इसकी मुख्य बातें, जिसकी हमने बात करी, किसकी, मुख्य महाजन समूह की, जनसंख्या महाजन समूह की। अच्छे से आप पढ़ना, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ जाता है। और इस बार तो हम अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि किस प्रकार का क्या है, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं हुआ आपका। आज का क्वेश्चन सुनिए आप, मिस्र की जनसंख्या बताएंगे, मिस्र की कुल जनसंख्या कितनी है। ऐसा कौन सा देश है जो नील नदी घाटी में विकसित देश है। सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे कि किसमें, अमेरिका से, कि अमेरिका की जो 90% जनसंख्या है वह कहाँ से प्रवास करके आई है। उत्तरी अमेरिका में 90% जो जनसंख्या है वह किस महाद्वीप से प्रवास करके उत्तरी अमेरिका में आई है। और उत्तरी अमेरिकी जनसमूह के बारे में आप बताएंगे कि वहाँ पर कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है या औद्योगिक सभ्यता है, किस प्रकार की वहाँ पर सभ्यता पाई जाती है। और वहाँ की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अमेरिकन जनसमूह की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और अमेरिकन जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में कितने से कितने अक्षांश के मध्य पाई जाती है। कुछ ही क्वेश्चन हैं जिनका आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।